अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 77 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में, यानी कि एंटीबायोटिक की कितनी इंपॉर्टेंस होती है इन परिंदों की दुनिया में, परिंदों के कारोबार में, परिंदों की ब्रीडिंग में। तो फिर आज की वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, गौर से और ध्यान से सुनिएगा। अब एंटीबायोटिक्स समझाने से पहले या इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो कि इसी एंटीबायोटिक के ऊपर है। और वो वाक़या सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि एंटीबायोटिक्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है या होनी चाहिए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि बैंक में जॉब करते थे और मेरी ही तरह ब्रीडिंग सेटअप भी चलाते थे। उन्होंने फिंचेस से शुरू किया, फिर ऑस्ट्रेलियन पे आए, वहाँ कामयाब हो गए। उसके बाद वो फिर जावा पर आए, वहाँ भी कामयाब हो गए, बहुत कमाया उन्होंने वहाँ से। और वो बैंक में भी जॉब उनकी चलती रहती थी, तो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे वो। उसके बाद वो लव बर्ड पर आए, वहाँ पर भी सक्सेसफुल हो गए, बहुत ठीक ठाक उन्होंने कमाया। अब ये किस्मत की बात कह लें या नसीब की बात कह लें, कामयाबी नाकामी अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन वो जो चीज़ में हाथ डाल रहे थे बहुत अच्छी चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि अपने सेटअप पे कुछ कॉकटेल्स भी ऐड कर देता हूँ, यानी कि एक कॉकटेल का सेटअप भी ऐड कर देता हूँ। अब वो कॉकटेल लेकर आ गए और बहुत अच्छे लेकर आए थे और पट्ठे लिए थे उन्होंने, तैयार किए 1 साल पूरे। फिर उसके बाद उनसे ब्रीड ली। अब ब्रीड जब ली तो उनके पास एक इशू आ रहा था। मसला ये था, उन्होंने ब्रीड ली, उनके पास बच्चे भी निकले, अंडे भी फर्टाइल थे। जब बच्चे निकले तो 3 से 4 दिन 5 दिन के बच्चे मर गए। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार बच्चे तो बहुत अच्छे निकले थे, मेरे पास 5-5 बच्चे निकले थे, मगर 4-5 दिन बाद मर गए सारे के सारे। तो मैं फिर उनके घर गया, मैंने चेक किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप सॉफ्ट फूड डाला करें। सॉफ्ट फूड डालने से क्या होता है कि कॉकटेल अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवा पाते हैं, तो मरेंगे नहीं बच्चे आपके इंशाल्लाह ताला। तो फिर वो काफ़ी खुश हो गए मेरी बात सुन के कि अच्छा इनको सॉफ्ट फूड भी देना पड़ता है। मैंने कहा हाँ। तो खैर वो उन्होंने सॉफ्ट फूड दिया। अगली दफ़ा ब्रीड आई उनके पास, अब वो सॉफ्ट फूड भी डाल रहे थे और मेरे कहने के मुताबिक डाल रहे थे, कोई गलती नहीं कर रहे थे। फिर वही हुआ, उनके बच्चे 1 से 1.5 हफ्ता सर्वाइव किए, उसके बाद सारे के सारे मर गए। तो इस बार उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि मैं अगर इसको बताऊंगा तो शायद ये समझेगा कि शायद मेरा बताया हुआ तरीका काम नहीं किया या इन्होंने कोई गलती कर दी होगी। तो उन्होंने मुझे सेकंड ब्रीड का नहीं बताया और थर्ड ब्रीड का इंतज़ार किया। अब थर्ड ब्रीड जब आई तो उन्होंने फिर सॉफ्ट फूड वगैरह डाला, सब कुछ डाला और बहुत ख्याल रख रहे थे सफाई का, हर चीज़ एक एक करके चेक कर रहे थे और ख़ुद भी परेशान थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जब थर्ड ब्रीड आई वो भी ज़ाया हो गई। इसी तरह बच्चे निकले, 2-2.5 हफ्ते के हुए, मर गए। अब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, कहा यार जो तुमने बताया था वो भी मैंने किया है सब कुछ, लेकिन बच्चे मर गए हैं बिल्कुल, यानी कि फीड भी करवा रहे हैं पेरेंट्स, सब कुछ है। तो मैंने कहा मैं ज़रा आके चेक करता हूँ आपके पास। जब मैं गया उनके घर पे और मैंने उनके ब्रीडिंग बॉक्सेस चेक किए तो जो बच्चे मरे हुए थे वो उन्होंने मुझे दिखाए। उनका यानी कि फूड पाउच जो था भरा हुआ था, यानी कि बच्चों को फीड भी सही करवाई जा रही थी पेरेंट्स की तरफ से, और पिंजरे भी साफ़ थे, पानी भी साफ़ था, पेरेंट्स भी एक्टिव थे, सब कुछ था। मगर मैं तो परेशान हो गया कि ये ऐसा हो कैसे सकता है कि तीसरी ब्रीड इनके पास ज़ाया हो गई और पिछली 2 ब्रीड से ये सॉफ्ट फूड भी डाल रहे हैं, हर चीज़ मुझसे पूछ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यानी कि उनका पूरा कॉकटेल का सेटअप सेम कर रहा था, यानी कि हर पेयर इसी तरह से कर रहा था। तो मैं परेशान हो गया, मुझे समझ में नहीं आई। कई बार मुझे ऐसा लगा शायद वेदर का मसला होगा या इनके सेटअप पे एटमॉस्फेयर ऐसा है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो मैंने क्या किया, उनके इलाके की जांच पड़ताल की कि करीब में कोई ऐसा माहौल या ऐसी फैक्ट्री तो नहीं है जहाँ से धुआं उठ रहा हो या कोई गैसेज आ रही हों, इस वजह से हो सकता है छोटे बच्चे सर्वाइव ना कर पा रहे हों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं तो आपको पता है ब्रीडिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनता रहता हूँ या नहीं हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन बनता तो हूँ ना भाई, आपका बनता तो है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बताए हुए मशवरे नहीं काम कर रहे और ये तो लानत हो गई मेरे ऊपर। खैर मैं सोचता रहा। फिर मैंने क्या किया, अभी बीच में जब दवाइयों का काम स्टार्ट किया तो उन दिनों मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें। मैं एंटीबैक्टीरियल्स लेकर आया था, एंटीबायोटिक्स भी थी उसमें। फर्स्ट स्टेज की जो एंटीबायोटिक होती है ना, उसको लाइट एंटीबायोटिक कहते हैं। वो हम एक दिन के चूज़े को भी दे सकते हैं, यानी कि 1 दिन का जो बच्चा होता है ना अंडे से निकला हुआ, उसको भी हम दे सकते हैं, मसला नहीं होता। वो बहुत अच्छी होती है और वो बीमारी में भी काम आती है, और बीमारी के बगैर भी अगर आप पहले ही दे दें तो वो एज़ वैक्सीनेशन भी काम करती है। तो मैंने अपने उन दोस्त को कहा कि मेरे पास कुछ मेडिसिन हैं और मैंने बहुत अच्छी स्टडी के साथ मेडिसिन का काम शुरू किया है, तो आप एक काम करें, ये फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक यूज़ करें। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा। अब आपका भाई पूरी तैयारी से तो गया हुआ था, पढ़ लिख के सारी चीज़ें करके, देख के, रिसर्च करके। तो मैंने उनको बताया कि ये जो फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक है, इसमें एक ऐसा सॉल्ट है जो बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन बनने ही नहीं देता, यानी कि वो अटैक करता है जो भी बैक्टीरिया होता है बॉडी में जो इन्फेक्शन बनाता है। अब वो फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक क्या करती है कि पेरेंट्स से आने वाला कोई भी अगर ऐसा बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन पैदा कर सकता है बच्चों के अंदर, बच्चों के जिस्म के अंदर, वो एंटीबायोटिक क्या करती है, वो इन्फेक्शन को वहीं पे मार देती है।
पेरेंट्स के अंदर भी मार देती है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है, और बच्चों को अंदर भी वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। और ये इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि ना बच्चों की सेहत पर कोई असर पड़ता है, ना ही पेरेंट्स की सेहत पर कोई असर पड़ता है। जब मैंने उनको ये सारी बातें बताई जो कि मैं स्टडी कर रहा था दवाइयाँ में, बेटा भाई आपका ऐसे नहीं दवाइयाँ लेके घूम रहा पूरे पाकिस्तान में, पता है स्टडी की हुई है, पीछे वर्किंग है, तब जाके काम कर रहे हैं, वरना दवाइयाँ जगह जगह से गली गली कूचे कूचे से मिलती हैं भाई। तो मैंने उनको पूरी प्लानिंग अपनी जो मैं करता था दवाइयों के मुतल्लिक, जो पढ़ता था, जो चीज़ें मैं स्टडी करता था, जो भी दवाई लाता था उस पर रिसर्च करता था, उसको आजमाता था, तो वो चीज़ें मैंने उनको बताई कि इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं कुछ जो कि नज़र नहीं आ रहे होते, मगर किसी की भी बॉडी में हो सकते हैं, इंसानों की बॉडी में भी, या परिंदों की बॉडी में, या किसी भी जानवर की बॉडी में। तो ये मैंने उनको बातें बताई तो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। तो मैंने उनको साथ साथ ये भी बता दिया कि भाई ये बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरे से मेडिसिन ख़रीदोगे, ये मेडिसिन आप फ्री में लो मेरे से। तो मैंने वो उनको मेडिसिन फ्री में दी, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं अपना भी तजुर्बा कर रहा था ना, ये मेरा एक्सपेरिमेंट भी था कि मैं देखूं तो सही इनके सेटअप पे हो क्या रहा है। तो वो समझ गए थे मेरी बात को कि चलो ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, हम भी देख लेंगे। अब क्या हुआ कि इस बार उन्होंने वो एंटीबायोटिक क्या किया, पानी में मिला के दी, पहले से ही दी, यानी उनका परिंदा कोई भी बीमार नहीं था, यानी अभी उनकी ब्रीडिंग आनी थी तो उन्होंने देना शुरू कर दिया मेरे कहने पर एज़ वैक्सीनेशन के तौर पे, यानी कोई परिंदा बीमार नहीं है, दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 5 दिन 6 दिन दिया, उसके बाद रोक दिया। अब मैंने कहा जब बच्चे निकलेंगे ना, तो बच्चे निकलने से 1 दिन पहले, या बच्चा अगर एक भी निकल जाए तो फिर दोबारा स्टार्ट कर देना, 5 से 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार दे देना। तो उन्होंने क्या किया, इस बार जब बच्चे निकले तो वो एंटीबैक्टीरियल उन्होंने देना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक फर्स्ट स्टेज की वो देना शुरू की। अब क्या हुआ, इस बार क्या हुआ कि उनके बच्चे बच गए भाई, उनके बच्चे बच गए, उनका एक भी बच्चा इस बार नहीं मरा। ये पहली बार था कि बच्चे 12वें दिन तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी आपका भाई डर रहा था और बहुत दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह इज़्ज़त रख लेना, बात पैसों की या मेडिसिन की नहीं है, लोग मेरे पास आते हैं, भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वरना एहसन भाई क्या दे सकता है आपको, कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठल्लू। तो बस दुआएं मांग रहा था कि चल जाए यार, मेडिसिन चल जाए, खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, उस आदमी को भी खुशी होगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं काम भी कर रहा हूँ और सक्सेसफुल चल रहा है। भाई 12 दिन हुए, 15 दिन हुए, तकरीबन 20 दिन हो गए, उसके बाद बच्चे माशाल्लाह से, माशाल्लाह आराम से वो बच्चे उतर आए बॉक्स से, क्या खूबसूरत चमचमाती ब्रीड उतरी उनके पास, वो खुश हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये तेरी मेडिसिन काम कर गई है। अच्छा, अब मेरे दिल में ना, आपको पता है मैं हूँ तफ्तीशी किस्म का बंदा, मुझे अभी भी डाउट आ रहा था। मैंने कहा हो सकता है भाई इनकी ब्रीड नेचुरली बच गई हो, इस बार पेयर मैच्योर हो गया हो, पेयर जो है वो मैच्योर हो गया हो, पहले मैच्योर नहीं था, बच्चे मार रहा होगा 2-3 ब्रीड में। ये कैसे हो सकता है कि मेरी दवाई से बच रहे हैं, ये इतनी अच्छी दवाई कैसे हो गई मेरी। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप एक काम करो, आप इस दवाई को अगली ब्रीड में भी इस्तेमाल करो। उन्होंने अगली ब्रीड में इस्तेमाल की, तो फिर वो उनके बच्चे माशाल्लाह अभी बचे हुए हैं, यानी बच गए उनके बच्चे, अब निकलने वाले हैं सारे बाहर। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अब मैंने उनको कुछ पेयर ऐसे थे उनके जो अभी उन्होंने ब्रीड करनी थी, जिनके उन्होंने उठा लिए थे बच्चे हैंड फीड पे कुछ पेयर के। तो मैंने उनसे कहा कि आप इनको जो है ना मेरी मेडिसिन मत देना, यानी इन पेयर को पहले 2 बार दे चुके हो ना मेरी मेडिसिन, अब इनको मत देना, बगैर दिए ज़रा चेक करो इनके बच्चे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। भाई हुआ ये कि जब उनके उस वाले पेयर ने, जिनको 2 बार हमने मेडिसिन दी हुई थी ऑलरेडी, इस बार हमने नहीं दी, तो जब उनसे हमने ब्रीड ली तो उनकी ब्रीड भी बच गई, बग़ैर मेडिसिन के बच गई। तो फिर मैंने मेडिसिन के बारे में सर्च किया तो पता चला कि मेडिसिन जो है वो 6 महीने की वैक्सीनेशन के तौर पे भी काम करती है, यानी कि बग़ैर बीमार हुए अगर आपने अपने सेटअप को 5 दिन लगातार पिला दी तो वो 6 महीने तक उनकी बॉडी में बैक्टीरिया बनने ही नहीं देगी, यानी कि अब उनके परिंदों में जितने भी इन्फेक्शन थे वो ख़त्म हो गए। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन कोई कैंसर थोड़ी होता है यार, इन्फेक्शन होती है सूजन, स्वेलिंग होती है, बॉडी के अंदर हो जाती है। जब हम खांसते हैं या खांसी होती है हमें, तो डॉक्टर क्या कहता है, आपको मामूली सा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, दवाई ले लें ठीक हो जाएगा। भाई चेस्ट इन्फेक्शन या इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन मामूली सा होता है, दवाई ले लें ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो वही इन्फेक्शन भाई टीबी बन सकता है, कैंसर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक की इतनी इंपॉर्टेंस है, ये वाकया सुन के तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबायोटिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक कितनी तरह की आती हैं। एंटीबायोटिक आती हैं 3 स्टेज की, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक होती है फर्स्ट स्टेज, एक होती है सेकंड स्टेज, एक होती है थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज वाली जो है वो क्या करती है, थर्ड स्टेज वाली में चक्कर ये है कि उसमें तीनों एंटीबायोटिक्स का मिक्सचर होता है और उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके डाला जाता है उसमें, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है।
और कोई भी परिंदा जितना भी बीमार हो 3rd स्टेज वाली से बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि मैंने गर्दन जिन परिंदों ने गिरा दी होती है उनको भी मैंने खड़ा होते हुए देखा है उसी मेडिसिन से। लेकिन क्या है कि हम वो मेडिसिन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम 1st या 2nd एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर चुके हों तब। अब ये एंटीबायोटिक्स मिलती कहाँ से? भाई ये हर जगह से मिलती हैं, गली गली से, कूचे कूचे से, कोने कोने से, हर जगह से मिलती हैं। लेकिन मसला क्या है, जो बंदे ये एंटीबायोटिक्स बेच रहे होते हैं उनको खाली ये पता होता है कि ये दवाइयाँ हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये परिंदों को दी जाएंगी, मुर्गा, चूज़ा या तोते या परिंदे या फिंचीज़ या जावा, हर तरह के परिंदे को वो दी जाती हैं। उनको खाली इतना पता होता है। मेडिसिन वो होलसेल रेट पे ख़रीदते हैं और लोगों को सेल आउट कर देते हैं या दुकान वालों को सेल आउट करते हैं जो परिंदों की दुकान वाले होते हैं। लेकिन उनको ये इतना इल्म नहीं होता कि किस बंदे को क्या चीज़ रेफ़र करनी है, ठीक है, कि किस परिंदे को 1st स्टेज की कौन सी मेडिसिन कब उसको रेफ़र करनी है। यानी कि अगर आप परिंदे की दुकान पे जाते हैं दवाई लेने के लिए तो क्या आप अपना परिंदा साथ लेके जाएंगे? तो उस आदमी को क्या पता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपके बताने पे अपने अंदाजे के मुताबिक दे देगा। तो यहाँ होती है गलती, इसीलिए लोग दवाइयों पे यकीन नहीं करते, क्योंकि गलत आदमी गलत दवाई गलत टाइम पे दे देता है जो कि असर ही नहीं करती परिंदे पे। इस वजह से क्या होता है कि हमारा मेडिसिन के ऊपर इतना बिलीफ नहीं होता। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि वेरीफाइड ऑथराइज कंपनियां हैं जो एंटीबायोटिक बनाती हैं, वो कम से कम भी 1000 ग्राम का डब्बा बनाती हैं जो ऑफिशियल डब्बा बनता है और वही वो सप्लाई करती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, दुकान वाले क्या करते हैं, जिनको 100 ग्राम या 50 ग्राम कम चाहिए हो, जिसका सेटअप छोटा हो, उसको छोटे साशे में देते हैं। अब उस साशे में ये लोग मिलावट भी कर देते हैं जिसकी वजह से दवाई का असर कम हो जाता है। दवाई से नुकसान तो नहीं होता, उनकी मिलावट करने की वजह से नुकसान नहीं होता, मगर दवाई का असर कम हो जाता है। तो इसीलिए आपके भाई ने मेडिसिन का काम शुरू किया था कि लोगों को एक अच्छी मेडिसिन भी मिल जाएगी, वो मुझसे मशवरा भी ले सकेंगे और भाई का कारोबार भी चल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल क्या जाएगा, चल पड़ा है अल्लाह ताला की वजह से, ठीक है। तो लोग ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में, यहाँ तक कि अगर आप इंडिया में भी हैं तो भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मेडिसिन आपके घर पे पहुँच जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।